नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी तक हमने लगभग कुछ अधिनियम देख लिए थे। जैसे हम लोग कंपनी के शासन के अधिनियम पढ़ रहे थे कि कंपनी ने अपने शासन के लिए कौन कौन से अधिनियम पारित किए थे। इसके आगे हमको देखना था कि साम्राज्य की हितों की संरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे, मतलब कि अब यहाँ से साम्राज्य का शासन स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी का शासन यहाँ समाप्त हो जाएगा। कंपनी रहेगी तो सही, लेकिन वो शासन के रूप में नहीं रहेगी जैसी वो अब तक भारत में थी, या अब तक वो जिस तरह से शासन कर रही थी। तो अब समझते हुए चलते हैं इसमें हमें कौन कौन से अधिनियम पढ़ना है, मुख्य रूप से कौन कौन से इसमें हम एक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें पहला है वो है भारत शासन अधिनियम 1858 का। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम क्या है? 1858 क्या था इसके अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात थोड़ी समझ लीजिए कि यहाँ पे है क्या। इसमें एक चीज़ ये है कि हमने अब तक कैसे देख रहे थे, अब तक हम देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट। ठीक है, इस तरह से हम एक्ट को देखते हुए आ रहे थे। ये एक आया था पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में आया था। मैक्सिमम जो चार्टर के रूप में अधिनियम के रूप में बन के आए थे वो कंपनी का शासन था। लेकिन अब यहाँ पे किसका शासन आ गया है? ब्रिटेन का शासन आ गया है, मतलब साम्राज्य का शासन। तो उसने यहाँ पे क्या साबित किया कि ये शासन है किसके लिए? भारत के लिए। तो उन्होंने किस नाम से रखा? भारत शासन अधिनियम 1858। मतलब एक तरह से कि विश्वास दिलाना कि यहाँ पे जो सत्ता स्थापित है वो भारतीयों के लिए ही और भारत के लिए ही सत्ता को स्थापित किया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? प्रावधान कुछ खास नहीं, यहाँ पे तो बस चेंज हुआ था। अब चेंज क्या हुआ था? जैसे कि हमने देखा था सीओडी का पद था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लो जाता है इसमें पहले कि यहाँ पे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी का शासन क्या हुआ? यहाँ पे समाप्त हो गया और शासन किसका हो गया? संसद का। सत्ता किसके हाथ में चलेगी? संसद के हाथ में चलेगी या ब्रिटेन के हाथ में चलेगी? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रमुख क्या है? संसद है। वहाँ पे सर्वोच्चता भी किसकी है? संसद की है। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और शासन किसके हाथ में चला गया? संसद के हाथ में चला गया। दूसरी चीज़ क्या बदलाव हुआ इसमें कि यहाँ पे जो सीओडी का पद था, इस पद को समाप्त कर दिया गया और इस पद की जगह एक नए पद का सृजन हुआ। भारत राज्य सचिव, इस पद को लाया गया। भारत राज्य सचिव के पद को लाया गया। इस पूरी की पूरी प्रणाली को समाप्त करके इसको ला दिया गया। अब इस भारत राज्य सचिव के लिए भी क्या करा? एक परिषद का गठन किया और इसकी परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। ठीक है, इसकी परिषद में 15 सदस्य थे और इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य और 7 सदस्य। 8 सदस्य तो थे कहाँ से? ब्रिटेन की संसद से थे और 7 थे कंपनी के निदेशक के रूप में। ठीक है, क्या क्या हुआ? कंपनी के शासन को समाप्त किया, संसद का शासन आ गया। सीओडी के पद को समाप्त कर क्या पद लाया गया? भारत राज्य सचिव। और इसके लिए सहायता के लिए क्या रखी गई? यहाँ पे परिषद। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के परिषद समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखी गई? 15 सदस्यों की परिषद इसकी सहायता के लिए रखी गई, जिसमें से 8 ब्रिटेन की संसद से थे और 7 कहाँ से थे? कंपनी के निदेशक थे। वायसराय। अब क्या हुआ कि गवर्नर शब्द को समाप्त कर यहाँ पे काय का नया नाम आया? वायसराय शब्द आया। मतलब गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और नए पद का क्या नाम रखा गया? ये सिर्फ एक नाम परिवर्तन था, कुछ खास परिवर्तन था नहीं। मतलब गवर्नर शब्द को हटा दिया, उसकी जगह पे क्या रख दिया? वायसराय पद को रख दिया। 2 अगस्त 1858 को इसे स्वीकृति प्राप्त हो गई। ठीक है, लाया कब था इसे? इसे लाया गया था 30 अप्रैल 1858 को इसे लाया गया था। और इसे स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 2 अगस्त 1858 को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई। मुख्य क्या थे इसमें? कंपनी का शासन समाप्त हुआ, संसद, ये और फिर कुछ इस तरह के प्रावधान। अब देखते हैं इसमें आगे अगला अधिनियम क्या है। एक छोटा सा और है इसमें 1861 का, उसे भी समझ लो। 1861 के अधिनियम में क्या हुआ था? कुछ खास कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे तो ये कह दिया गया था, एक अधिनियम देख लो आप क्या था। ये 1861 का अधिनियम था। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया था? एक शक्ति दी गई थी। किसको दी गई थी? वायसराय। वायसराय को एक ही शक्ति दी गई थी,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और ये अध्यादेश कब तक जारी रहेगा? 6 महीने तक के जारी रह सकता था। और 6 महीने बाद इसे मतलब कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा इसे पास कराया जाना जरूरी हो जाता था। इसके अलावा 2 चीज़ और हुई थी यहाँ पे, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक मद्रास के मामले में और एक बम्बई के मामले में। देखिए, हमने 1726 के अधिनियम में ये देखा था कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इन तीनों परिषदों के राज्यपालों को अधिकार दिया गया था कि वे अपने नियम स्वयं बना सकते हैं। मतलब अपने राज्यपाल अपनी परिषद द्वारा अपने क्षेत्र के नियम बनाएंगे। लेकिन 1773 का एक्ट आया, उस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसको क्या अधिकार दिया कि मद्रास और बॉम्बे के लिए भी नियम कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। लेकिन उसे फिर समाप्त किया गया और 1861 के अधिनियम में क्या कर दिया गया कि बम्बई और मद्रास, इसके अधिनियम कौन बनाएगा? वहाँ का गवर्नर स्वयं बनाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसमें आगे। एक और है, एक है इसमें शाही उपाधि अधिनियम है, भारत शासन नहीं है वो है शाही उपाधि अधिनियम। अठारह सौ 76, कुछ नहीं था, डेट इम्पॉर्टेंट है, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। सिर्फ ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है कि 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब समझते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। अब इसमें क्या था? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 में क्या कहा गया? इस समय हो क्या रहा था? देखो, इस समय हो भी क्या रहा था? फूट डालो राज करो। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, ब्रिटेन में उदारवादी सरकार आई थी, मतलब कुछ कुछ परिवर्तन हुए थे। भारत में 2 परिवर्तन चल रहे थे कि फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी। बंगाल का विभाजन हो चुका था, पहले ही बंगाल का विभाजन हो चुका था। फिर उसी के साथ साथ ब्रिटेन में एक उदारवादी सरकार का गठन हो चुका था। अब सरकार उदारवादी थी, उसने भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ नियम तय किए थे। नियम कुछ नहीं था, देखिए इसमें ना कुछ खास खास चेंज क्या हुए थे। 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि केंद्रीय विधान परिषद में, जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। एक तो ये चेंज हुआ। एक इंपॉर्टेंट चेंज इसमें यह किया गया कि पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अब समझिए इसको। क्या हुआ कि इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा क्या जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? लॉर्ड मार्ले भारतीय राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय यहाँ के क्या थे? वायसराय थे। एक इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, पहला शब्द सचिव रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? वहाँ यहाँ के वायसराय का नाम रहेगा। तो इनके द्वारा इस परिवर्तन किया गया था और परिवर्तन में क्या कहा गया? क्या किया गया? पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसमें क्या करा कि मुस्लिमों को कुछ विशेष अधिकार दिए। मतलब मुस्लिमों के लिए ना कुछ विशेष सीटें कर दी कि मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा। इसी को क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया। और इसका जनक किसको कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और एक कौन से सदस्य बने थे? विधि सदस्य बने थे। काय के? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य बनाए गए थे। ये पहले भारतीय भी थे और ऐसे। ठीक है, अब समझते हैं अगला, भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, अब भारत शासन अधिनियम 1919, इसे कौन से सुधार के नाम से जाना जाता था?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हो क्या रहा था, देखिए थोड़ा समझिए इसको, इसकी पृष्ठभूमि समझिए कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू द्वारा, सर मॉन्टेग्यू द्वारा एक भाषण दिया गया, ठीक है। इस भाषण में यह कहा गया कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए, या इसका उन्होंने वादा कर दिया। क्या, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन मतलब निम्न सदन में 20 अगस्त 1917 को एक भाषण दिया। उस भाषण में उनका वक्तव्य ये था कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन का वादा किया उन्होंने, और इसी के साथ उन्होंने 1917 को चेम्सफोर्ड को क्या बनाया, भारत का वायसराय बनाया, और दोनों ने कुछ सुधार किए। उन सुधारों में क्या क्या परिवर्तन हुए, देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इन सुधारों में परिवर्तन क्या किए कि केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, एक तो क्या करा उन्होंने, पहली चीज़ तो ये क्या करी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी। पहले तो इसको समझिए, अब द्विसदनात्मक व्यवस्था करी। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या करा, एक तो थी कि आपकी केंद्रीय विधायिका, ठीक है, और एक पद बनाया गया राज्य परिषद का, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे आज का राज्यसभा है, इसके सदस्यों की संख्या थी 60 और इसके सदस्यों की संख्या थी इस समय 144, ये आगे बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब इसमें कौन होता था, इसमें वही देखो, इसमें ना एक उच्च वर्ग के व्यक्ति को रखा जाता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टैक्स पे कर रहा है या जिसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, उसको यहाँ रखते थे। कितने वर्षों के लिए रखा जाता था, ये 5 वर्षों के लिए, और ये तो चुनाव द्वारा भरे जाते थे। दूसरा क्या सुधार हुआ इसमें, इसमें एक अगला सुधार ये किया गया कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लाया गया। कौन सी व्यवस्था है प्रांतों में, इस समय चल क्या रहा था, इस समय देखो हुआ क्या था, इस समय एनी बेसेंट का आगमन, ठीक है, अपना दिल्ली, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ला लेना, कुछ इसी तरह के आंदोलन इस समय हो रहे थे। तो इसी समय क्या हुआ, इन्होंने एक और व्यवस्था क्या चेंज करी, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया। ये द्वैत शासन क्या था, एक तो था यहाँ पे हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। देखिए, आरक्षित विषय वे थे, इसमें इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ क्या है कि इसमें आरक्षित विषय वे थे जिससे आय प्राप्त हो रही थी, या जिसमें वित्तीय मामले थे, जो राजस्व के मामले थे, वो आरक्षित विषय में रखे गए। और जो अदर थे, मतलब जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस जनता को जवाब देना है, सरकार को अपने जवाब देना है, अपने कार्यों के बारे में बताना है, वह सब क्या थे, हस्तांतरित विषय थे। तो हस्तांतरित विषय किसके पास रखे गए, मंत्रीगण के पास रखे गए, और जो आरक्षित विषय थे ये रख लिए वायसराय ने अपने पास, ठीक है। देखिए, 2-3 परिवर्तन क्या, एक तो हो गया मॉन्टेग्यू का भाषण, जो उसमें बताया गया कि काय का गठन होना चाहिए, उदारवादी सरकार गठन होना चाहिए। द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका। राज्य परिषद में कितने सदस्य थे, 60, केंद्रीय विधायिका में थे 144। प्रांतों में क्या लाया गया, द्वैत शासन प्रणाली लाई गई, इसमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय वायसराय के हाथों में थे और हस्तांतरित विषय मंत्रियों ने अपने हाथों में रखा था। एक और चेंज था इसमें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसी समय ब्रिटिश की संसद में ये कहा गया था कि इस विधेयक को या इस अधिनियम को 10 सालों बाद इस अधिनियम को फिर से चर्चा की जाएगी, मतलब कि इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे या इसमें सुधारों की कुछ बातें लाई जाएगी। लेकिन 10 साल पूरे होने से पहले ही इस समय हुआ ये कि यहाँ पे भेज दिया गया साइमन कमीशन। उन्नीस में 7 सदस्य कैसे थे इसके, ब्रिटिश। इसी कारण से इसका क्या हुआ,
विरोध हुआ। ठीक है, सातों सदस्य इसके क्या थे, ब्रिटिश थे, इसी कारण से इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। जैसे इसको क्या कहा गया था कि श्वेत कमीशन है, कुछ इस तरह से साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह से कुछ उसका विरोध किया गया। अब इसके विरोध में इस समय भारत के राज्य सचिव थे हमारे यहाँ पे लॉर्ड बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड। इन्होंने इसके विरोध में भारत सरकार में या भारतीयों को चुनौती दी। ठीक है, और ये चुनौती क्या थी कि आप आपका संविधान तैयार करो। और इस चुनौती को स्वीकार किसने किया, इस चुनौती को स्वीकार किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक मसौदा तैयार किया या एक ड्राफ्ट तैयार किया। और इस मसौदे में क्या कहा उन्होंने, इसी मसौदे को किस नाम से जाना गया था, नेहरू रिपोर्ट। और यही थी वो नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसी के बाद आई थी क्या, नेहरू रिपोर्ट। कब आई थी नेहरू रिपोर्ट, 1928 में, 10 अगस्त 1928 को क्या पेश की गई, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। और नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा, कुछ है कि इन्होंने चेंजेस बताया। जैसे क्या बताया, इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, उसकी जगह पे क्या लाओ, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लाओ। जैसे क्या कहा इन्होंने कि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त कर यहाँ पे क्या लाया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लाई जाए। इन्होंने क्या कहा कि केंद्र में 2 सदन हो, अब एक कौन सा हो आपका, उच्च सदन, और एक क्या हो आपका यहाँ पे निम्न सदन हो। ठीक है, 1927 का साइमन कमीशन, इसके विरोध में बर्केनहेड द्वारा भारतीयों को चुनौती, और इस चुनौती को स्वीकार किया किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। मसौदा तैयार हुआ जिस किस नाम से जाना गया, नेहरू रिपोर्ट के नाम से। कब आई थी नेहरू रिपोर्ट, 10 अगस्त 1928 को। कुछ एक प्रावधानों में इन्होंने चेंज करने की इसमें बात कही। अब इसके बाद आएगा एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। क्या था इस अधिनियम में, 325 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। अब इसको जब पेश किया गया तो इसमें क्या क्या बात कही गई, इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहा, एक भारतीय संघ की स्थापना। इसे समझाता हूं मैं कि क्यों नहीं हुई। फिर दूसरी बात, केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन। तीसरी बात, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। देखिए, इसके पहले द्वैत शासन प्रणाली कहाँ आई थी, राज्यों में। कौन से अधिनियम से आई थी, 1919 के अधिनियम से आई थी। ठीक है, फिर इसके अलावा संघीय न्यायालय का गठन 1937 में होता है। आरबीआई की स्थापना। और क्या होगा इसमें, इसमें होगा जो भारत राज्य सचिव परिषद थी, जो राज्य सचिव परिषद, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ और परिवर्तन इसमें देखिए, भारतीय संघ की स्थापना, इसे समझते हो। चलिए, भारतीय संघ की स्थापना क्या कहा गया कि भारत में एक संघीय स्थापना होनी चाहिए, भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए शर्त थी कि भारतीय संघ की स्थापना कैसी होगी कि आप ब्रिटिश प्रांतों को मिला लो। ठीक है, क्या करो इसमें, आप ब्रिटिश प्रांत को मिलाओ। ठीक है, और साथ ही साथ देशी रियासत। लेकिन एक बात ये हो गई थी यहाँ पे कि देशी रियासतों को छूट दे दी गई कि वो चाहे तो शामिल हो सकती है और चाहे तो नहीं हो सकती। और उन्होंने अपने आप को शामिल होना इसमें सही नहीं समझा।
और शर्त ये थी कि जब तक आधे से अधिक देशी रियासत शामिल नहीं होगी तब तक काय का स्थापना नहीं होगी, भारतीय संघ की स्थापना नहीं होगी। और आधे से अधिक देशी रियासत शामिल नहीं हुई तो काय की स्थापना नहीं हो पाई, भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई। केंद्र और प्रांत में शक्ति विभाजन, इसका मतलब सिंपल ये था कि क्या किया गया कि केंद्र और प्रांत, जैसे कुछ शक्तियाँ प्रांतों को भी दे दी गई, बस यही था कि केंद्र से कुछ शक्तियाँ किसको दी गई, प्रांत को, कि प्रांत भी अपने क्षेत्र में कुछ काम स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, जैसे हमने देखा था कि अभी 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी, और यहाँ पे कहाँ लाई गई है, केंद्र में लाई गई है। और जब यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन लाया गया तो यहाँ पे एक चीज़ और की गई कि राज्यों से द्वैध शासन की क्या कर दी गई, समाप्ति। वही चीज़ें थी यहाँ पे, क्या, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय या स्थानांतरित विषय, जो हमने देखा था 1919 के अधिनियम में। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई, 1937 में। आरबीआई की स्थापना की गई, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। राज्य सचिव परिषद, इस पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे इन्होंने कुछ नहीं करा, परामर्शदात्री समिति बना दी गई इनके लिए, इसका गठन हो गया। और यह अधिनियम कब तक लागू रहा, यह अधिनियम लागू रहा 14 अगस्त 1947 तक के। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके 1935 का अधिनियम। अब कुछ एक पॉइंट छोटे छोटे से हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं तो वो यहाँ पे एंड हो ही जाएगा इसमें। जैसे क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, बस जरा जरा से पॉइंट है ये। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे क्या आपका क्रिप्स मिशन, कब आया, 1942। देखिए क्रिप्स मिशन आया कब, 1942 में। अब इसमें मेन बात ये थी कि इस समय चल रहा था क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार, भारतीयों की आवश्यकता पड़ी सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो इस समय क्रिप्स मिशन भेज के ये कहा गया कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा या उनका संविधान बनाने की उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। इसका विरोध हुआ और ये कहा कि आपको जो संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी उसमें देशी रियासतें साथ में रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। मतलब जो कुछ प्रांत है उनको साथ में रहने और नहीं रहने की अनुमति दी गई। मतलब प्रांत, देखो संविधान का निर्माण की बात की गई, इसके अंतर्गत काय की बात की कि संविधान का निर्माण कर सकेंगे, और प्रांतों को क्या कहा गया, रहने या ना रहने की छूट दी गई। अब ये चीज़ से कौन नाराज हुआ, कांग्रेस। देखिए इसका विरोध 3 लोगों ने किया, इसका विरोध महात्मा गांधी, कांग्रेस, ठीक है, और उसके अलावा किया मुस्लिम लीग। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्यों किया, इन्होंने कहा कि ये एक पोस्ट डेट चेक है जो कभी पारित नहीं हो सकता। कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया, उसका कारण ये था कि प्रांतों को अलग रहने का अधिकार दिया गया। और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि इनकी अलग मांग क्या थी कि पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इस कारण से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। और क्रिप्स मिशन फेल होगा तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट तो आता है कैबिनेट मिशन ही, लेकिन कुछ एक पॉइंट है देख लेते हैं हम उसे। जैसे एक थी आपकी क्या, वेवेल प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, योजना 1945 में आई। फिर एक हुआ था आपका शिमला सम्मेलन, ये भी 1945 में हुआ। वेवेल योजना में लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, इसकी जगह पर लॉर्ड नॉर्थ आए थे। अब वेवेल योजना में क्या हुआ कि वेवेल योजना में ये हुआ कि यहाँ पे ये कहा कि जो भारतीय अधिशासी परिषद है इसका क्या कर दिया जाएगा, भारतीयकरण कर दिया जाएगा संविधान बनने के पश्चात। शिमला सम्मेलन, इसका विरोध क्यों हुआ, इसमें पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान की मांग को रख दिया गया था और कांग्रेस काय पे अड़ गई थी, अखंड भारत की मांग, इसलिए ये सब फेल हो चुका था। इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे अब क्या, कैबिनेट मिशन, उसे समझते हैं।
1946। देखिए साथ में क्या आएगा फिर यहाँ पे एक आएगी आपकी माउंटबेटन योजना 1947। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए क्या हुआ कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ना इसने भी क्या करा, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इस समय सत्ता में आई थी यहाँ पे क्या, लेबर पार्टी। और ये लेबर पार्टी ने कहा ही था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो भारतीयों को हम आज़ाद कर देंगे। लगभग आज़ादी का रास्ता यहाँ से तय हो चुका था। और वैसे भी ब्रिटेन पे, अमेरिका और विश्व स्तर पे दबाव था कि भारत को क्या कर दिया जाए, अब आज़ाद कर दिया जाए। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को यहाँ पे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन के बाद यहाँ पे तय होने लग गया था कि भारतीय संविधान बनाएंगे। और अपना संविधान कैसे बनाएंगे, प्रत्येक 10 लाख पे इन्होंने कहा एक सदस्य होगा, तो ऐसे ही 389 सदस्य तय किए गए। और इसके बाद आगे चल के फिर संविधान सभा की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसमें हम इसे पढ़ना ही पढ़ना है हमको। फिर एक आता है आपका क्या, माउंटबेटन योजना। इन्होंने कहा था कि जून 1948 को से पहले हम क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, इनका 3 जून प्लान आया। ठीक है, लेकिन इन्होंने 22 फरवरी 1947 को उनकी बैठक भी होती है। फिर उसके बाद हुआ कुछ नहीं, इन्होंने इस समय से पहले ही भारत को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। 3 जून प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने 3 जून को घोषणा की थी, इसलिए इसको 3 जून योजना भी इसे कहा जाता है। होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने समझने की पूरी कोशिश की होगी। ठीक है, इसके आगे हम संविधान का निर्माण नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह संविधान का निर्माण हुआ, कैसे वाचन हुए, जो 2-3 बैठक हुई उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू।